गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस लॉ में बात करेंगे इम्प्लाइड और क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं गर्भित अथवा अर्ध अथवा आभास अनुबंध। व्यावसायिक संनियम में जब हमने आपको एक्सप्लेन किया था, हमने आपको बताया था कि वैध अनुबंध होने के लिए कौन कौन से लक्षण, कौन कौन से एसेंशियल वो होना आवश्यक है। कौन कौन से एसेंशियल होना आवश्यक है, तो उसमें हमने बताया था कि कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए। वो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के समक्ष किसी प्रस्ताव को रखेगा, किसी कार्य को करने के लिए या उससे विरत रहने के लिए, उस पर अपनी एक्सेप्टेंस देगा, कंसेंट देगा, स्वीकृति जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमने बताया था कि स्वीकृति वो स्वतंत्र होनी चाहिए। और फिर हमने बताया था कि जो पक्षकार हैं, जो पार्टीज हैं, वह पार्टीज ऐसी होनी चाहिए जिनमें अनुबंध करने की योग्यता हो, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट्स, जिनमें अनुबंध करने की योग्यता हो। जब हम किसी के साथ में अनुबंध करते हैं तो वहां प्रतिफल होता है, वहां कंसिडरेशन की बात आती है। और वो जो कंसिडरेशन है, वो जो प्रतिफल है, वह प्रतिफल, वो कंसिडरेशन न्यायोचित होना चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने बताया था कि यदि जब हम वैध अनुबंध के लक्षणों की बात करते हैं तो वो कोई भी जो ठहराव हम कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किए गए ठहराव में से कोई एक नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं होना चाहिए, जिनको विभिन्न कोर्ट्स के द्वारा, विभिन्न राजनियम के द्वारा, न्यायालय के द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिया गया है, वो नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लास्ट में हमने आपको बताया था कि वैसे तो जब हम ठहराव की बात करते हैं, अनुबंध की बात करते हैं, तो ये मौखिक भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन जहां पर यदि आवश्यकता है कि उसका लिखित होना आवश्यक है, उसका रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, तो वहां पर वो लिखित और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। तो ये जो बातें हैं, ये हमने इससे पूर्व आपको उल्लेख की थी। और इनमें से यदि कोई भी विशेषता ऐसी है जो हमने आपको बताई, इन लक्षणों में से कोई एक ऐसा लक्षण है जो नहीं पाया जाता, तो वहां पर एक वैध अनुबंध का निर्माण नहीं होता। वो वैध अनुबंध हम कह सकते हैं कि वैलिड जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता है। यदि
ये जो एसेंशियल्स हैं वैध अनुबंध के जो आवश्यक लक्षण हैं, इनमें से किसी एक का अभाव पाया जाता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो उक्त रूप से कुछ अनुबंध नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो उसी प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी को, लायबिलिटीज को क्रिएट करते हैं जैसे कि किसी अनुबंध के द्वारा उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से, जबकि वो है नहीं, लेकिन फिर भी वो क्रिएट उत्पन्न करते हैं। तथा अधिनियम के अनुसार उनको अनुबंध मान लिया जाता है। इनमें वैध अनुबंधों के जो लक्षण हैं उनमें से किसी एक आध लक्षण का अभाव पाया जाता है। लैक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वन और मोर, एक या उससे अधिक उनका अभाव पाया जाता है। जैसे हमने आपको अभी शुरू में बताया कि अनुबंध के लिए प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति का होना आवश्यक है, परंतु यदि हम कुछ व्यवहारों को देखें प्रैक्टिकल लाइफ में, तो प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रस्ताव या किसी तरह की कोई स्वीकृति नहीं होती है, लेकिन उन प्रस्ताव और स्वीकृति के न होते हुए भी उनमें यह मान लिया जाता है कि यहां प्रस्ताव था और यहां पर उसके द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई। और ऐसे जो अनुबंध हैं, इन अनुबंधों को हम इंप्लाइड और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से या गर्भित अथवा अर्ध अनुबंध अथवा आभासी अनुबंध के नाम से जानते हैं। हम इनको इंप्लाइड, क्योंकि प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति कैसी है, मान ली गई है, इंप्लाइड है। इनको हम अर्ध अनुबंधों के अंतर्गत रखते हैं। यदि हम भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत जाएं, तो भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन, परिभाषा नहीं दी गई है। लेकिन यदि हम इसको डिफाइन करें, हम इसको बताएं कि क्या है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्या है अर्ध अनुबंध, क्या है, तो हम कह सकते हैं कि गर्भित अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जिसमें पक्षकारों के बीच किसी भी प्रकार का कोई अनुबंध नहीं होता है, उनके बीच में कोई अनुबंध नहीं होता है, लेकिन कानून के अनुसार उसमें सामान्य रूप से कुछ अधिकार एवं दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। कानून के अनुसार, राजनियम के अनुसार कुछ सामान्य रूप से अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो दायित्व हैं, वो क्रिएट हो जाती हैं। ऐसे अनुबंधों को, जो अनुबंध न होते हुए भी अनुबंध में कन्वर्ट हो जाए, जिसमें वैध अनुबंध के जो आवश्यक लक्षण है, किन्हीं लक्षणों का अभाव पाया जाए, तब भी वो अगर
अनुबंध की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उनको हम अर्ध अनुबंधों के अंतर्गत रखेंगे। Implied contract is a transaction in which there is no contract between the two parties. The law creates certain rights and obligations between them, which are similar to those created by a contract. ये हम इसको कह सकते हैं कि ये इंप्लाइड होंगे। इसके आधार पर यदि हम देखें तो गर्भित अनुबंध इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं होनी चाहिए कि ऐसे अनुबंध, पहली बात बहुत क्लियरली आप समझ लें कि ऐसे अनुबंध पक्षकारों की इच्छा पर उत्पन्न नहीं होते। इट्स नॉट क्रिएटेड बाय द पार्टीज। उनकी इच्छा से, उनकी डिजायर से उत्पन्न नहीं होते हैं। इट्स क्रिएटेड बाय लॉ। ये राजनियम के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। ऐसे अनुबंधों में पक्षकारों के बीच में ठहराव बिल्कुल नहीं होता है। उनके बीच में कोई ठहराव नहीं होता है। ऐसे अनुबंध उस समय क्रिएट होते हैं जब एक पक्षकार ने लाभ अथवा उसका प्रतिफल या धन प्राप्त कर लिया हो तब। और ऐसे अनुबंध किसी विशेष व्यक्ति के विरुद्ध लागू होते हैं, किसी विशेष व्यक्ति के विरुद्ध लागू होते हैं। तो इनको, ये जो विशेषताएं हैं, यदि ये विशेषताएं पाई जाती हैं तो इनको हम गर्भित अनुबंध या अर्ध अनुबंध के श्रेणी में रखेंगे। गर्भित अनुबंध के अंतर्गत जो भारतीय अनुबंध अधिनियम है उसमें सेक्शन 68 to 72, सेक्शन 68 to 72, इसमें हमारे को गर्भित अनुबंधों के संबंध में बताया गया है, समझाया गया है। अब आप इसको समझिए कि गर्भित अनुबंध कैसे क्रिएट होते हैं और राजनियम द्वारा इनको कैसे सृजित किया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है। देखें, सेक्शन 68 से बात करते हैं। पहली सेक्शन 68 सेक्शन 68 भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत, धारा 68 के अंतर्गत अनुबंध करने में असमर्थ व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति, सप्लाई ऑफ नेसेसिटी टू पर्सन्स इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे व्यक्ति जो अनुबंध करने के अयोग्य हैं, अनुबंध नहीं कर सकते हैं। जैसे अनुबंध करने के अयोग्य मैंने आपको बताया था, माइनर व्यक्ति होता है। एक अव्यस्त अनुबंध करने के अयोग्य माना जाता है। एक दिवालिया व्यक्ति अनुबंध करने के अयोग्य माना जाता है, इंसॉल्वेंट पर्सन, वो भी अनुबंध करने के योग्य माना जाता है। इसी तरह से ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग
संतुलित नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, हाफ माइंड है, वो व्यक्ति भी अनुबंध करने के अयोग्य होते हैं, जिस समय उनका दिमाग कार्य नहीं कर रहा, वो अनुबंध करने के अयोग्य माने जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को, जो अवयस्क है, जो मैड है, पागल, जिनमें पागलपन का दौरा पड़ता हो, ऐसे व्यक्ति अनुबंध करने के, जो दिवालिया घोषित हो गया हो, तो ऐसे व्यक्ति अनुबंध करने के अयोग्य माने जाते हैं। लेकिन उनको भी जीवन की आवश्यकताओं के लिए, जो नेसेसिटीज हैं, आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, और यदि कोई व्यक्ति उन आवश्यक वस्तुओं को उनको उपलब्ध कराता है और ऐसे व्यक्ति उसको लाभ को प्राप्त कर लेते हैं, उन आवश्यक वस्तुओं को लेते हैं, उनको प्रयोग में लाते हैं, तो वह व्यक्ति उस के साथ में ये गर्वित अनुबंध हो जाता है कि उसने उन आवश्यकताओं की पूर्ति करी और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अब वह उनका मूल्य प्राप्त करने का अधिकारी है। वह उन व्यक्तियों की संपत्ति में से जो नेसेसिटीज गुड्स सप्लाई किए हैं, उनकी लागत को वसूल करने का अधिकार रखता है। सेक्शन 68 में इसको डिफाइन किया गया है। लेकिन यहां ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि जिन वस्तुओं की सप्लाई उसके द्वारा की जा रही है वो आवश्यक ही होनी चाहिए। वो उन वस्तुओं में वे वस्तुएं सम्मिलित नहीं होनी चाहिए जो भोग और विलासिता से संबंधित हैं, जो लग्जरी से रिलेटेड हैं, वो इसमें सम्मिलित नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 69 की बात करते हैं। अपने हित के लिए अन्य व्यक्ति की ओर से भुगतान, इंटरेस्ट इन पेमेंट ड्यू बाय अनदर, अपने हित के लिए अन्य व्यक्ति की ओर से भुगतान, इंटरेस्ट इन पेमेंट ड्यू बाय अनदर। सेक्शन 69, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे धन के भुगतान में कोई हित रखता है, कोई इंटरेस्ट उसका है, जिसका भुगतान करने के लिए दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरी पार्टी जो है वैधानिक रूप से उत्तरदायी है, और वो पहला व्यक्ति उसका भुगतान कर देता है, तो वह भुगतान की गई राशि को उस व्यक्ति से प्राप्त कर सकता है जिसका भुगतान करने का यह दायित्व था। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, राम एक फैक्ट्री को संचालित करता है, एक कारखाने को चलाता है, और वो कारखाना जो है किराए की जगह पर है, और वो जगह जो है हरि की है। अब ये राम जब वहां पर कारखाना रन करता है तो वहां पर उस स्थान का जो बिजली का मीटर है वो हरि के नाम पर है, वो हरि के नाम पर है, और हरि जो है उसका भुगतान नहीं कर पाता है,
यह कर पाने की स्थिति में नहीं है, तो राम इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यदि वह उसके बिजली के बिल का भुगतान नहीं करेगा तो उस स्थान की बिजली कट जाएगी और उसके जो मशीनें वगैरह वहां रखी हुई हैं, चलाता है, जो कारखाना वो रन करता है, तो उसका जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वो ठप हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए वो हरि से पूछे भी गए, उस जो बिजली का बिल है जो आउटस्टैंडिंग है उसका भुगतान कर देता है ऑन बिहाफ ऑफ हरि, क्योंकि हरि के नाम पर मीटर लगा हुआ है तो बिल भी हरि के नाम का आया है, तो पेमेंट हरि ने करना था। लेकिन यहां राम का इंप्लाइड इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था। क्या इंप्लाइड इंटरेस्ट था कि यदि वह उसको भुगतान नहीं करेगा तो बिजली तो हरि की जगह की कटेगी, लेकिन इनकन्वीनियंस किसको होगी? इनकन्वीनियंस राम को हो जाएगी। अतः राम ने इस बात को ध्यान में रखते हुए उस बिजली के बिल का भुगतान कर दिया। तो यह बताया हुआ है कि अपने हित के लिए राम का हित था और किसी अन्य व्यक्ति की ओर से यदि कोई पार्टी भुगतान कर देती है तो ऐसी स्थिति में उनके बीच में, जबकि इस बात की कोई बात नहीं हुई कि वह उसको भुगतान करे या ना करे, तो ये यहां पर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि राम ने जिस बिल का भुगतान हरि के बिहाफ पर किया वह उसे हरि से वसूल करने का अधिकारी है। सेक्शन 69। आगे बढ़ते हैं। स्वेच्छा से किंतु शुल्क पाने की भावना से किए गए कार्य, वॉलेंट्री बट नॉन ग्रेसियस एक्ट। स्वेच्छा से यानी कि किए तो अपनी मर्जी से, लेकिन मन में यह था कि इसका भुगतान जो है कुछ ना कुछ मिलेगा, इसको नॉन ग्रेसियस कहते हैं। वॉलेंट्री बट नॉन ग्रेसियस एक्ट्स, सेक्शन 70। इसमें क्या कहा गया? क्या चीज कही गई? इसमें कहा गया कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई वैध कार्य करता है अथवा कोई वस्तु सुपुर्द करता है जो स्वेच्छापूर्वक तो है, वॉलेंट्री तो है, मगर शुल्क न लेने के अभिप्राय से है, यानी कि उसका जो अभिप्राय है, जो मोटिव है, वो ऐसा भी नहीं है कि उसका वो पेमेंट नहीं लेगा, नॉन ग्रेसियस नहीं है। तो यदि उस दूसरे व्यक्ति ने उस वस्तु या सेवा का लाभ उठाया है या वह उसका प्रयोग कर लेता है तो दूसरा व्यक्ति उस कार्य अथवा वस्तु की क्षतिपूर्ति के लिए पहले व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। मान लिया था कि कोई व्यक्ति प्रतिदिन आकर के किसी के घर के आसपास साफ सफाई करता है, जबकि ऐसा करने के लिए लैंडलॉर्ड के द्वारा, जो मकान है, मकान मालिक के द्वारा ऐसा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन वो करता है। और दूसरा जो लैंडलॉर्ड ओनर है वो उसका जब सफाई सफाई हो गई तो उसका लाभ भी उठाता है। किया उसने स्वेच्छा से था, लेकिन जो व्यक्ति अपनी सर्विसेज को रेंडर्ड कर रहा है, अपनी सर्विसेज को दे रहा है, उसके दिमाग में उन सर्विसेज को रेंडर्ड करने के बदले में पैसा लेने की बात थी। तो जब उस व्यक्ति ने उसकी सेवाओं को प्रयोग कर लिया तो जिस व्यक्ति ने अपनी सेवाएं दी हैं तो फिर यह इंप्लाइड है कि वह व्यक्ति उस लैंडलॉर्ड से उन सेवाओं का मूल्य प्राप्त कर सकता है। यह बात बताई गई है सेक्शन 70 में।
71 सेक्शन में कहा गया है माल पाने वाले का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, सेक्शन 71। कई बार इस तरह का घटनाक्रम होता है कि आप कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में जाते हुए आपको कोई बहुमूल्य वस्तु, किसी का पर्स या और कोई वस्तु आपको पड़ी हुई मिल जाती है। इसको कहा जाता है फाइंडर ऑफ गुड्स, माल पाने वाले का उत्तरदायित्व। इसमें जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का कोई वस्तु, पर्स या अन्य कोई सामग्री उसको कहीं ऐसे स्थान पर मिल जाती है पड़ी हुई, और वह उसको अपने अधिकार में ले लेता है, वह उसको उठा लेता है। अधिकार में लेने का मतलब उसको उठा लेता है, तो उसका दायित्व एक निक्षेपी की तरह होता है। बेली, निक्षेपी का अर्थ हुआ बेली के समान उसका अर्थ होता है। यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि वह उस वस्तु को उसके असली जो मालिक है उस मालिक तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। वह तब तक उसको सुरक्षित रखेगा, उसको प्रयोग में नहीं लाएगा, क्योंकि वह वस्तु उसकी नहीं है, वस्तु किसी और की है। तो वह उस वस्तु को प्रयोग में नहीं लाएगा, उस वस्तु को प्रयोग नहीं करेगा, उसको सुरक्षित रखेगा, उसके मालिक को खोजने की कोशिश करेगा, और फिर वह वस्तु अगर उसका मालिक उसको मिल जाता है तो उसके सुपुर्द कर देगा। तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इसके साथ साथ उसका राइट यह भी हो जाता है, उसका अधिकार हो जाता है कि उसको उसके मालिक को ढूंढने के लिए कुछ पैसा खर्च करना पड़ा, उस वस्तु को सुरक्षित रखने में कुछ धनराशि व्यय करनी पड़ी, तो वह जो भी अमाउंट उस धनराशि, जो भी धनराशि है, उसको सुरक्षित रखने में, उसके असली मालिक को खोजने में उसने व्यय की। उस सारी की सारी राशि को उसके असली मालिक से वसूल करने का भी उसका अधिकार होता है। जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके साथ साथ उसका अधिकार भी होता है। और ये बात हमारे को जो बताई गई है, ये बताई गई है सेक्शन 71। अब हम बात करते हैं सेक्शन 72, जो इसकी लास्ट सेक्शन है। उसमें सेक्शन में बताया गया कि गलती से अथवा उत्पीड़न के आधार पर धन अथवा माल देने की दशा में, ये सेक्शन 72 में बताया गया है, पेमेंट ऑफ मनी और डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय मिस्टेक और अंडर कोरेशन, उत्पीड़न। यदि कभी गलती से अथवा उत्पीड़न के अधीन किसी व्यक्ति को किसी पार्टी ने कोई धन दे दिया है या कोई वस्तु उसके सुपुर्द कर दी है, तो पाने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है, जो उस वस्तु को प्राप्त कर रहा है, कि वह उस धन अथवा वस्तु को उसे वापस कर दे या उसके मूल्य का उसको भुगतान कर दे। दैट इज द
अंडर सेक्शन 72। मान लिया जाता है कि जैसे अब इस समय लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, होम डिलीवरी चल रही है, और होम डिलीवरी चल रही है तो मैंने कुछ सामान का ऑर्डर जो है वो किया। उस व्यक्ति ने वह सामान सारा का सारा इकट्ठा करके मेरे घर पर भिजवाने के लिए किसी व्यक्ति को दे दिया कि ये एड्रेस है और यहां पर आपको इस वस्तु को डिलीवर करके आना है। वह उस सामग्री को लेकर के, उस वस्तु को लेकर के आया और मेरे घर पर डिलीवरी करने के बजाय मेरे पड़ोसी के घर पर उस वस्तु की डिलीवरी कर दी जो ऑर्डर मैंने किया था। और वो जो पड़ोसी है उस पड़ोसी ने उस गुड्स को भी ले लिया और फिर बाद में उसको प्रयोग भी कर लिया। फिर दुकानदार का फोन आता है, सर वो पेमेंट आपने अभी तक नहीं करी। मैंने उसको फोन करके कहा कि भाई पेमेंट तो मैं तब करूंगा जब आप माल भिजवा देंगे। उसने कहा नहीं, मैंने तो माल भिजवा दिया। मैंने कहा मेरे पास तो नहीं आया। उसने उस व्यक्ति को दोबारा वहां भेजा और उससे पूछा कि कहां माल लेकर के आए थे। उसने उसका मकान दिखा दिया पड़ोसी का कि यहां माल दिया था। तो बाय मिस्टेक जो गुड्स की डिलीवरी थी वो नेबर के यहां हो गई। नेबर ने उस गुड्स को यूज भी कर लिया। तो अब यहां पर वह दुकानदार उस नेबर से उस वस्तु का जो कि उसको डिलीवर की गई थी मूल्य प्राप्त करने का अधिकारी है, क्योंकि ये बाय मिस्टेक हो गया। मेरे यहां आना था, मेरे यहां ना आकर के नेबर के यहां चला गया। तो ये अनुबंध आपने देखे कि वास्तव में किन्हीं जो एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें जो एसेंशियल्स हैं किन्हीं एक गुण का, दो गुणों का इनमें अभाव हो जाता है और इस कारण से ये इंप्लाइड और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से आप ये मान करके चलिए कि हर साल शॉर्ट नोट तो आता ही आता है। शॉर्ट नोट आता ही आता है। इसकी अच्छी तरह से आप तैयारी कर लीजिएगा। फिर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।